हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू ट्रिक 18। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको अगर इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, जो पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का वो है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हम देखेंगे एक एक कर कि किसमें क्या आएगा। तो देखिए, सबसे पहला जो फिलअप है इसमें है ह्यूमन रिप्रोड्यूस। ह्यूमन कैसे रिप्रोड्यूस करता है? एसेक्सुअली या सेक्सुअली? एसेक्सुअली यानी कि गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा एसेक्सुअली में, और सेक्सुअल में गैमेट फ्यूजन होता है। वैसे तो सबको ही पता है कि ह्यूमन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स बनते हैं, मेल एंड फीमेल, और वो दोनों फ्यूजन होते हैं। एसेक्सुअल में कभी भी गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, बन जरूर सकता है गैमेट, लेकिन कभी भी उनका फ्यूजन नहीं हो सकता। तो ये ह्यूमन रिप्रोड्यूस इसमें आ जाएगा सेक्सुअली। अगर सेकंड क्वेश्चन पे चलें तो सेकंड क्वेश्चन है ह्यूमंस आर ओवीपेरस। ओवीपेरस वो होते हैं जो एग ले करते हैं। वीवीपेरस वीवीपेरस वो है जो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो सबको ही पता है ह्यूमंस आर वीवीपेरस। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो ओवो वीवीपेरस, जो इन दोनों के बीच का आता है, ओवीपेरस और वीवीपेरस का। तो वीवीपेरस ही इसका आंसर है, ह्यूमन आर वीवीपेरस। थर्ड के तरफ तक चलें तो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल और इंटरनल इन ह्यूमंस। जो फिशेस होती हैं, फिशेस और एम्फीबियंस में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है। बाकी रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। तो इसका आगे इंटरनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर। गैमेट्स चाहे कोई भी हो, ये तो अभी ह्यूमन में बात कर रहे हैं कि जो ह्यूमन में मेल और फीमेल गैमेट है वो हैप्लॉइड होते हैं या डिप्लॉइड होते हैं, लेकिन गैमेट्स से किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो हमेशा हैप्लॉइड ही होते हैं। और अगर बात करें जाइगोट की कि जाइगोट क्या होता है, तो जाइगोट दो गैमेट्स के मिलने से या फ्यूजन होने से जाइगोट बनता है, यानी कि एन गैमेट और एन गैमेट दोनों मिलकर बनाते हैं 2n। तो जो जाइगोट होता है वो 2n होता है, यानी कि डिप्लॉइड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि जाइगोट इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो जाइगोट डिप्लॉइड होता है क्योंकि गैमेट के फ्यूजन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले तो द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम अ मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड। यानी कि एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, उससे अगर ओवम रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो ओवम के रिलीज होने के प्रोसेस को कहा जाता है ओव्यूलेशन। इसमें आंसर आएगा ओव्यूलेशन जी। ये जो टाइप करने वाले आंसर्स हैं, यानी कि जो लिखने वाले आंसर्स हैं, इनका आपको नेक्स्ट स्लाइड में आंसर्स मिलेगा। तो देखिए, इससे अगले क्वेश्चन पर अगर हम चलते हैं तो ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय हार्मोन कोल्ड। ओव्यूलेशन किस हार्मोन से इंड्यूस होता है? तो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की एक फिगर दे रखी है एनसीईआरटी की बुक में, उसमें दिखा रखा है कि हार्मोन्स को लाइन से इंडिकेट कर रखा है। तो उसमें एलएच और एफएसएच भी हार्मोन दिखा रखे हैं। जो एलएच सर्ज होता है 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और 14th डे मेंस्ट्रुएशन साइकिल ही पर ओव्यूलेशन होता है। तो यानी कि ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन है वो है एलएच, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चलें, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन। की मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन। अब यहाँ पर पूछा गया है कि फर्टिलाइजेशन किस जगह पर होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर तो हमें साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस में बताना है, क्योंकि ये चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन है और इसका एक क्वेश्चन है। अगर ये एग्जाम में आता है तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, उसमें या तो लिखा आएगा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, या फिर कुछ और तरीके जिससे आपको पूरा क्लैरिटी हो जाए कि ये किस में पूछा गया है। तो यहाँ पर तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में है तो ह्यूमंस में ही पूछा गया है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन वैसे तो फेलोपियन ट्यूब में होता है, लेकिन फेलोपियन ट्यूब के हमें पार्ट भी यहाँ पर बताने पड़ेंगे क्योंकि उसी का ही नंबर है। तो जो फेलोपियन ट्यूब है उसके 3 पार्ट होते हैं, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। तो जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है एनसीईआरटी में जो गिवन है वो है एम्पुलर रीजन, कि एम्पुलर रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन मोर क्लियरिटी के लिए अगर स्पेसिफिकली हम लिखे तो हमें लिखना पड़ेगा एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, यानी एम्पुला और इस्थमस जो रीजन है उन दोनों के बीच में कहीं फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर जो आंसर लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा फेलोपियन ट्यूब, फिर ब्रैकेट में हम लिखेंगे एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म विच इज इम्प्लांटेड इन यूट्रस। तो कह रहा है कि जाइगोट डिवाइड करके क्या फॉर्म करता है? तो जाइगोट डिवाइड करने के बाद सबसे पहले तो ब्लास्टोमियर सेल्स बनती है। ब्लास्टोमियर सेल्स में 8 to 16 सेल स्टेज जो होते हैं
वो होता है मोरूला। फिर मोरूला के बाद और सेल डिवीजन होता है, फिर बनती है ब्लास्टोसिस्ट। और अगर सीधा ही कोई कोई बोले कि जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जाइगोट डिवाइड कर कर एम्ब्रियो बनाएगा। लेकिन इन्होंने एक स्टेटमेंट दे रखी है पीछे, विच इज इम्प्लांटेड इन यूट्रस, जो कि इम्प्लांटेड होता है यूट्रस में। यहाँ पर क्लियरिटी दी है ने, क्योंकि ना तो हम यहाँ पे एम्ब्रियो लिख सकते हैं, एम्ब्रियो इम्प्लांटेड नहीं होता यूट्रस में, वो तो इम्प्लांटेशन के बाद ही बनता है, इम्प्लांटेड एम्ब्रियो नहीं होता। ना मोरूला इम्प्लांटेड होता है, तो एक ही स्ट्रक्चर बचता है जो इम्प्लांट होता है यूट्रस में, वो है ब्लास्टोसिस्ट। तो इसका आंसर आएगा ब्लास्टोसिस्ट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड द यूट्रस इज कॉल्ड। एक स्ट्रक्चर है जो कि वेस्कुलर कनेक्शंस प्रोवाइड करता है किसके बीच में, जो फीटस है और जो मदर का यूट्रस है उसके बीच में, जो कि न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है, जो कि फीटस में जो वेस्ट है उसको एक्सक्रीट आउट करता है, का जो CO2 है उसको एक्सक्रीट आउट करता है, और मदर की बॉडी से ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है फीटस को। वो कौन सा स्ट्रक्चर है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मदर की बॉडी से जो फीटस है उसे फूड प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और एंटीबॉडी भी प्रोवाइड करता है। और फीटस से प्लासेंटा के थ्रू मदर की बॉडी में क्या किया जाता है, CO2 और जो वेस्ट होता है वो। तो इसका आंसर आ जाएगा प्लेसेंटा। अब एक बार देख लेते हैं हमें क्या क्या आंसर मिलेंगे। तो ये देखिए, ह्यूमन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ह्यूमन्स आर विविपेरस, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है ह्यूमन बींग्स में, मेल एंड फीमेल गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, जाइगोट डिप्लॉइड होता है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम अ मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। और जो फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमेट का उसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किस प्लेस पर होता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, बहुत बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम्स में। तो इसका जो आंसर है वो है फैलोपियन ट्यूब एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म, जाइगोट डिवाइड होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि इम्प्लांट होता है यूटस में, उसे कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट। जो स्ट्रक्चर होता है प्रोवाइड वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूटस, उसे कहा जाता है प्लेसेंटा। तो चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ड्रॉ अ वैल्यूएबल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक वैल्यूएबल डायग्राम बनाइए आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप NCERT के जो डायग्राम्स हैं उन्हीं पर फोकस करें, क्योंकि प्रोवाइड करने को तो बहुत सारे डायग्राम्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे गूगल्स पर भी। आप गूगल अगर आप करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, तो आपको वहाँ पर भी बहुत कुछ मिल जाएगा डायग्राम। लेकिन जो पेपर में या फिर बोर्ड एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, जो डायग्राम पूछा जाएगा वो NCERT का ही आएगा। और यहाँ पर तो चलो बोर्ड एग्ज़ाम में तो एक से या दो ही डायग्राम आएंगे, ज़्यादा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप नीट की बात करें तो नीट में तो NCERT के ही डायग्राम्स आएंगे। तो चलिए फिर एक बार देख लेते हैं NCERT का डायग्राम। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ मेल पेल्विक शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर तो हमसे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ही कहा है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको समझ भी लेते हैं। तो देखिए, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है वो आपको ये पोर्शन ओनली याद रखना है, क्योंकि और जो भी है ये यूरेटर है, इजैकुलेटरी डक्ट है, सॉरी इजैकुलेटरी डक्ट तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट है। यूरेटर है, रेक्टम और एनस है, इनको शो करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट ही नहीं है। तो ये देखिए, अब एक बार कर हम इसको एक बार देख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले आती है टेस्टिस। टेस्टिस जो होती है तो वो होती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के क्या होते हैं वो एक बार समझिए। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो हार्मोन रिलीज करते हैं और गैमेट का प्रोडक्शन करते हैं। गैमेट का ट्रांसपोर्ट नहीं करते, गैमेट का प्रोडक्शन करते हैं। गैमेट ट्रांसपोर्ट जो करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो देखिए, सबसे पहले होती है टेस्टिस। टेस्टिस के अगर अंदर की हम बात करें तो टेस्टिस के अंदर पाई जाती है सेमिनिफरस टिब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर पाई जाती है सेमिनिफरस टिब्यूल्स। सेमिनिफरस टिब्यूल्स आगे जाकर बनाती है रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस के आगे मिलता है हमें वासा एफ्रेंशिया। और वासा एफ्रेंशिया का अगर हम आगे चले तो हमें मिलती है एपिडिडाइमिस, जो कि यहाँ पर दे रखी है। देखिए, ये एपिडिडाइमिस है। ये जो टेस्टिस के ऊपर यानी कि पोस्टीरियर सरफेस पे जो टेस्टिस के हैं वो है एपिडिडाइमिस। अगर एपिडिडाइमिस के आगे हम चले तो हमें मिलती है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस से आगे चलें तो वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहा जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट के अगर हम आगे चलें तो हमें मिलता है ग्लैंड जिसे कहा जाता है प्रोस्टेट, जो कि सिंगल पाया जाता है।
इससे आगे अगर हम चलें तो प्रोस्टेट ग्लैंड से आगे हमें मिलता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो कि पेयर में पाए जाते हैं। अगर बल्बो यूरिथ्रल से आगे चलें तो हमें मिलता है यूरेथ्रा जो कि सिंगल पाया जाता है। और अगर हम बात करें पेनिस के एंड की तो वो होता है ग्लैंस पेनिस, और उस पर जो स्किन होती है वो होती है फोर स्किन। एक बात आप यहाँ पे याद रखने वाली वो ये है कि जो ग्लैंड्स हैं, 3 ग्लैंड हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बोयूथरल ग्लैंड। इनमें से एक ही ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि सिंगल पाया जाता है, और जितनी भी डक्ट्स हैं उनमें सिर्फ एक ही डक्ट है इजैकुलेटरी डक्ट जो कि सिंगल पाई जाती है। यानी प्रोस्टेट ग्लैंड और इजैकुलेटरी डक्ट हमेशा सिंगल मिलेगी आपको, और जितने भी डक्ट्स और ग्लैंड है वो पेयर में मिलेंगे। तो ये बात आप याद रखना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई वेरिएबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है। तो देखते हैं एक बार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये तो काफ़ी ईजी भी है ड्रॉ करने में, एनसीईआरटी का डायग्राम है, बिल्कुल सिंपल है। तो ये देखिए, सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वही होते हैं जो गैमेट की फॉर्मेशन करे और हार्मोन रिलीज करे। तो इसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है ओवरी, और सेकेंडरी, और इसको छोड़कर जितने भी जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो ये देखिए, या सेकेंडरी सेक्स स्ट्रक्चर्स कह लीजिए। तो ये देखिए सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कह लीजिए। सबसे पहला है ओवरी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। तो ओवरी के अगर हम बाद आगे चलें तो मिलते हैं हमें फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इनफंडिबुलम वाला जो पार्ट होता है उसके आगे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाई जाती है जिन्हें कहा जाता है फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया का वर्क क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन के या फिर ओव्यूलेशन के टाइम पर ओवम को रिसीव करता है, और फेलोपियन ट्यूब के अंदर बहुत सारे फ्लैजिला पाए जाते हैं जो कि ओवम को आगे की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले ओवम फैम्ब्रिये ये के थ्रू रिसीव होता है, इसके बाद जाता है इन्फंडिबुलम में, फिर एम्पुला में, फिर इस्थमस में। और फिलअप जो पिछला वाला फ्लिप था उसमें पूछा गया था कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होती है। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है एम्पुलर इस्थमस जंक्शन, यानी कि इस वाले जंक्शन में होती है फर्टिलाइजेशन। तो इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। इससे आगे अगर हम चलते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे यूट्रस, और जो यूट्रस की जो कैविटी होती है उसे कहा जाता है यूट्राइन कैविटी। यूट्रस की 3 वॉल होती है, एंडोमेट्रियम, सबसे अंदर वाली जो वॉल होती है उसे कहा जाता है एंडोमेट्रियम, बीच वाली जो वॉल होती है उसे कहा जाता है मायोमेट्रियम, और जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है यूट्रस की उसे कहा जाता है पेरीमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम है उसके फंक्शन से एक बार आप सुनिए। जो पहला फंक्शन है वो तो ये है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पर, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर इसमें कुछ चेंजेस होते हैं एंडोमेट्रियम में। दूसरा जो फंक्शन है वो इसमें ये है कि इसमें इम्प्लांटेशन होता है, ये वो वॉल है जिसमें इम्प्लांटेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट का। ये तो हो गई एंडोमेट्रियम। अगर हम बात करें मायोमेट्रियम, तो मायोमेट्रियम क्या करती है, पार्चुरेशन के टाइम पर यानी डिलीवरी के टाइम पर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं यूट्रस में, जो कि हेल्प करती है फीटस को इजेक्ट आउट करने में। अगर हम बात करें पेरीमेट्रियम, तो पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट लेयर है यूट्रस की। अगर हम आगे चलते हैं तो हमें मिलता है सर्विक्स। अगर हम यूट्रस से आगे आते हैं तो मिलता है सर्विक्स। सर्विक्स से आगे आते हैं तो मिलते हैं सर्वाइकल कैनाल। सर्विक्स की जो कैनाल होती है उसे कहा जाता है सर्वाइकल कैनाल। अगर इससे आगे हम चलें तो हमें मिलता है वेजाइना। वेजाइना वो स्ट्रक्चर है जहाँ से स्पर्म इंजेक्ट किया जाता है, यानी स्पर्म की एंट्री होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना मिलकर बनाते हैं बर्थ कैनाल, यानी कि सर्वाइकल कैनाल अलोंग विद वेजाइना इज कॉल्ड एज बर्थ कैनाल। एनसीईआरटी की लाइन आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द 2 मेजर फंक्शन ईच ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्टिस पाई जाती है मेल्स में, ओवरी पाई जाती है फीमेल में। हमें इनका 2 फंक्शंस बताने हैं। वैसे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये हार्मोन रिलीज करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, तो ये हार्मोन रिलीज करते हैं और गैमेट को फॉर्म करते हैं। तो देख लेते हैं एक बार लिखना कैसे है कि हमें फंक्शन ऑफ टेस्टिस। जो पहला फंक्शन टेस्टिस का, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म बाय सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन। स्पर्म गैमेट है, स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ पाई जाती है, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर। टेस्टिकुलर लोब्यूल पाया जाता है टेस्टिस के अंदर। सेकंड जो फंक्शन है वो है प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बाय लीडिक सेल। टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस किया जाता है लीडिक सेल की हेल्प से। लीडिक सेल कहाँ पाई जाती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में पाई जाती है, यानी इंटरस्टिशियल स्पेस होता है वहाँ पर लीडिक सेल पाई जाती है। अगर बात करें फंक्शन ऑफ ओवरी की, तो प्रोडक्शन ऑफ ओवा यानी कि गैमेट, ओवम, पहला फंक्शन तो ये हो गया। अगर सेकंड फंक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन, जैसे कि एस्ट्रोजन और
प्रोजेस्टेरोन। ये दो हार्मोन फीमेल बॉडी में काफ़ी चेंजेस करते हैं, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये हो गए फंक्शंस ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज। अगर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो ये देखिए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेमनीफेरस टिब्यूल। सेमनीफेरस टिब्यूल यानी टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस टिब्यूल पाई जाती है, उसका स्ट्रक्चर हमें डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब का मतलब ये है कि ड्रॉ भी करना पड़ेगा और डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा, एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। ये तो क्वेश्चन की वेटेज के ऊपर है कि क्वेश्चन की क्या वेटेज है। अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का हुआ तो हमें डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा और यहाँ तक कि हो सकता है कि एक छोटा सा डायग्राम भी बनाना पड़ जाए। और अगर 5 मार्क्स का हुआ तो हमें पूरा ही एक्सप्लेन करने पड़ेगा, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। और यही क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में आता है तो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, डायग्राम बनाने की कोई ऐसी खास नीड होती नहीं। तो ये देखिए, अब एक हम देख लेते हैं क्या स्ट्रक्चर होता है सेमनीफेरस टिब्यूल का। सेमनीफेरस टिब्यूल का स्ट्रक्चर मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ एक बार। सेमनीफेरस टिब्यूल क्या होती है कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 to 3 सेमनीफेरस टिब्यूल पाई जाती है। हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमनीफेरस टिब्यूल पाई जाती है। सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर 2 टाइप की सेल्स होती हैं, सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोगोनियम, जिसे कहा जाता है मेल जर्म सेल। सर्टोली सेल्स का काम होता है कि वो जो स्पर्म है, जो न्यूली स्पर्म बनेंगे, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। और जो स्पर्मेटोगोनियम सेल है यानी कि मेल जर्म सेल है, स्पर्मेटोगोनिया है, उसका फंक्शन क्या होता है कि वो स्पर्म को बनाए। एक बार दोबारा सुनिए, जो स्पर्मेटोगोनिया है उसका फंक्शन है कि वो स्पर्म को बनाए, और जो सर्टोली सेल्स है वो है स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। इसके बाद एक सेल पाई जाती है लीडिंग सेल, जो कि सेमनीफेरस टिब्यूल के बाहर पाई जाती है, यानी कि सेमनीफेरस टिब्यूल्स के बीच में पाई जाती है। ये सेल क्या करती है, ये सेल हार्मोन रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, जो कि मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक बार देख लेते हैं कैसे लिखना है। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कोल्ड टिब्यूल्स नोन एज सेमनीफेरस टिब्यूल इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस। हर टेस्टिकुलर लोब्यूल 1 से 3 सेमनीफेरस टिब्यूल को कंटेन करती है, जिसमें कि स्पर्म प्रोड्यूस होता है। ईच सेमनीफेरस टिब्यूल इज लीन्ड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स, मेल जर्म सेल यानी कि स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स। यानी कि सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर 2 टाइप की सेल पाई जाती है, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स। Spermatogonia undergo meiotic cell division to form primary spermatocyte, secondary spermatocyte, spermatid and sperm। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्पर्मेटोगोनिया जो सेल्स होती हैं वो स्पर्म की प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया से सबसे पहले बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद बनता है स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड के बाद बनता है स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म में ट्रांसफर किया जाता है। तो स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म एक ही चीज़ है। सर्टोली सेल्स और नर्स सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द मेल जर्म सेल। सर्टोली सेल्स को नर्स सेल भी कहा जाता है क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है मेल जर्म सेल को। चलिए आगे चलते हैं। द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस टिब्यूल कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स। सेमनीफेरस टिब्यूल के बाहर कुछ सेल्स पाई जाती है जिन्हें कहा जाता है लीडिंग सेल और इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेमनीफेरस टिब्यूल के बीच में पाई जाती है। लीडिंग सेल सिंथेसिस एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन विच मेंटेन मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड्रोजन नाम का हार्मोन रिलीज करती है लीडिंग सेल, जो कि मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाए रखता है या मेंटेन करता है। अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। कुछ सेल्स और भी यहाँ पर मिलती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले देख लेते हैं डायग्राम सेमनीफेरस टिब्यूल का। एक बार मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ये है सेमनीफेरस टिब्यूल का ट्रांसवर्स सेक्शन डायग्राम, व्यू ऑफ सेमनीफेरस टिब्यूल। तो ये देखिए सेमनीफेरस टिब्यूल, ये एक सेमनीफेरस टिब्यूल है, ये भी एक सेमनीफेरस टिब्यूल है। तो इन सेमनीफेरस टिब्यूल के जो बीच में जो सेल्स पाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है इंटरस्टिशियल सेल्स। अगर हम बात करें मेल जर्म, तो सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर की अगर बात करें तो 2 टाइप की सेल्स मिलती हैं, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स। तो स्पर्मेटोगोनिया कहाँ मिलेगी और सर्टोली सेल्स कहाँ मिलेगी? तो सबसे पहले देखिए, जो पेरीफेरी है सेमनीफेरस टिब्यूल की या फिर जो बाउंड्री है वहाँ पर मिलेगा आपको स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया के बाद मिलेगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ऐसे ऐसे करते आपको यहाँ पर बीच में मिलेगा स्पर्म। इससे थोड़ी सी पहले मिलेगा स्पर्मेटोजोआ। तो सर्टोली सेल्स कहाँ मिलनी चाहिए? सर्टोली सेल्स का फंक्शन होता है कि वो स्पर्मेटोजोआ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। तो सर्टोली सेल्स को कहीं ना कहीं यहाँ मिलना चाहिए ताकि वो यहीं पर स्पर्मेटोजोआ होता है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके या फिर स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके।
तो इस जगह पर मिलती है सर्टोली सेल्स। बात आती है स्पर्मेटोजोआ की, तो स्पर्मेटोजोआ यहाँ पर मिलता है ताकि ये आसानी से न्यूट्रिशन ले सके सर्टोली सेल्स से। तो ये था एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन सेमिनिफेस्टिब्यूल के डायग्राम का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबे होने वाला है। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है उसे हमें एक्सप्लेन करना है। इसमें दो क्वेश्चन है। पहले तो कहा गया है कि व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है, इसकी एक नंबर की डेफिनेशन हमें लिखनी पड़ेगी। फिर कहा गया है ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसकी प्रोसेस को ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। वैसे तो ब्रीफली क्या डिस्क्राइब करेंगे, एक बार सारा ही पढ़ लेंगे फटाफट। तो देखिए चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म फ्रॉम डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी कि मेल जर्म सेल से जो स्पर्म बनने की प्रोसेस है उसे कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल जर्म सेल से स्पर्म बनने की प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पर आपको जितनी भी डेफिनेशंस मिलेगी फुली एनसीईआरटी बेस्ड मिलेगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं, सी की एक्सप्लेनेशन पर। तो ये देखिए इट इंक्लूड्स द फ्लोइंग फेज। तो जिसमें दो क्वेश्चन पूछे गए थे, पहले तो डेफिनेशन पूछी गई थी स्पर्मेटोजेनेसिस की, वो हमने देख ली। अब प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं। इट इंक्लूड द फ्लोइंग फेज, इसमें फॉलोइंग फेजेस मिलते हैं, 4 फेजेस मिलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, फिर आपको 2 फेज और मिलेंगे इसमें। तो देखिए सबसे पहले फेज की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज क्या होता है, जिसमें कि जो सेल्स होती हैं, जो मेल जर्म सेल होती है स्पर्मेटोगोनिया है, ये अपने नंबर को बढ़ाती है। मायोटिक डिवीजन यानी मियोसिस नहीं होती अभी फिलहाल। The male germ cell यानी कि spermatogonia present on the inside wall of seminiferous tubule multiply by meiotic division and increase in number। meiotic division में क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते, इसमें मेंटेन रहते हैं। तो meiotic डिवीजन से ये अपने नंबर को इंक्रीज करती है। मल्टीप्लिकेशन फेज में मेल जर्म सेल, दी मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पाई जाती है, मल्टीप्लाई करती है meiotic डिवीजन से एंड इंक्रीज इन नंबर में इंक्रीज करती है। अगले फेज पर चलें तो है ग्रोथ फेज। स्पर्मेटोगोनिया ग्रो एंड इंक्रीज इन साइज एंड फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब स्पर्मेटोगोनिया से बनती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ग्रो करती है और इससे बनती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम। जो स्पर्मेटोगोनिया में यानी कि मेल जर्म सेल है वो 46 क्रोमोसोम होते हैं उसके पास, और इससे बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है मायोटिक डिवीजन से, और मायोटिक डिवीजन से तो क्रोमोसोम नंबर पर कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। तो यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है उसमें भी 46 क्रोमोसोम ही होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये देखिए मैचुरेशन फेज, थर्ड फेज है इसका, मैचुरेशन फेज और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। तो सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कोल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। अब मियोसिस के अंदर मियोसिस के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, और मियोसिस के अंदर पार्टिसिपेट करने से क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन इसे कहा जाता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच हैव 23 क्रोमोसोम ईच। अब क्या हुआ कि मेल जर्म सेल से बना था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, दोनों में ही 46 क्रोमोसोम्स थे। इसके बाद बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस फर्स्ट हुई तब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ, रिडक्शन डिवीजन हुआ और इसमें क्रोमोसोम नंबर्स आधे बच गए यानी कि 23 बच गए। इससे आगे अगर हम चलते हैं, दी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो दी सेकेंड म्यूटिक डिवीजन टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। सेकेंड म्यूटिक डिवीजन में क्रोमोसोम के नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट था 23 क्रोमोसोम थे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बना स्पर्मेटिड मियोसिस सेकेंड के थ्रू, और उसमें भी 23 ही क्रोमोसोम्स थे। द सेकेंड स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड म्यूटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। इसके बाद बने स्पर्मेटिड। अगर हम इससे आगे चलें तो लास्ट फेज है जो वो है डिफरेंशिएशन फेज। द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बाय द प्रोसेस स्पर्मायोजेनेसिस। अब क्या हुआ कि स्पर्मेटिड बन गए, तो स्पर्मेटिड से स्पर्म में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है स्पर्मायोजेनेसिस। तो स्पर्मेटिड अब स्पर्म में कन्वर्ट होंगे या फिर स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मायोजेनेसिस। पहली थी स्पर्मेटोजेनेसिस, अब ये स्पर्मायोजेनेसिस, और अब एक और वर्ड आएगा वो है स्पर्मिएशन। आफ्टर स्पर्मायोजेनेसिस के बाद में यानी कि स्पर्म बनने के बाद में, द स्पर्म हेड गेट अटैच्ड टू द सर्टोली सेल्स टू ड्रॉ न्यूट्रिशन and are finally released from the seminiferous tubule by the process called spermiation। अब क्या हुआ
कि देखिए स्पर्मेटोगोनियम थी मेल जर्म सेल थी, मेल जर्म सेल से बनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बना स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से बन गया स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म। अब स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म वो फुली मैच्योर नहीं है, तो वो जो उनका हेड होता है स्पर्म का वो एम्बेडेड होता है सर्टोली सेल्स में न्यूट्रिशन के लिए। अब जब वो फुली न्यूट्रिशन ले लेते हैं तब वो छोड़कर जाते हैं तो सर्टोली सेल्स को वास्ट डिफरेंस की तरफ मूव करते हैं, यानी आउटसाइड द टेस्टिस। तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन। जब स्पर्म फुली मैच्योर्ड हो जाए, फुली न्यूट्रिशन ले ले, उसके बाद जब वो वहाँ से वास्ट डिफरेंस की तरफ मूव करता है तो उसे कहते हैं स्पर्मिएशन। द स्पर्म हेड गेट अटैच्ड टू द सर्टोली सेल टू ड्रॉ न्यूट्रिशन एंड आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिफेस्टिब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। चलिए चलते हैं एक बार इसका सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये एनसीईआरटी का रिप्रेजेंटेशन एनसीईआरटी में दे रखा है, तो एक बार इसे भी देख लेते हैं। तो इस सबसे पहले मैंने स्पर्मेटोगोनियस में माइटोटिक डिवीजन हुई जिससे कि क्रोमोसोम नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसमें क्रोमोसोम नंबर आपको मिलेंगे 46, यहाँ पर भी 46 ही मिलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। इसके बाद होती है फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन, उसमें आता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यहाँ पर आपको मिलेंगे 23 क्योंकि इसमें म्यूटिक डिवीजन हुई। अगर सेकंड म्यूटिक डिवीजन हो गई फिर इसमें सेकंड स्पर्मेटोसाइट में, तो यहाँ पर भी आपको 23 ही मिलेंगे क्रोमोसोम्स। इसके बाद हुआ डिफरेंशिएशन जिससे कि स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफ़र हो गए। ये देखिए ये क्रोमोसोम नंबर्स यहाँ पर शो भी कर रखे हैं। तो ये था स्पर्मेटोजेनेसिस। इससे आगे चलते हैं। नेम द हार्मोन इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब पहले तो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को एक्सप्लेन किया, अब इसके बाद हमें बताना है कि हार्मोन्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है इसमें कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो चलिए एक बार इन्हें भी देख लेते हैं। वैसे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, देखिए गोनेडोट्रोफिन होता है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन होता है GnRH। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करता है। इससे फिर एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है वो दो तरह के हार्मोन्स रिलीज करती हैं, FSH और LHH। LH जो होता है वो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये वर्क करता है लेडिक सेल पर। और जो FSH होता है वो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि वर्क करता है सर्टोली सेल्स पर। LH लेडिक सेल पर वर्क करता है जिससे कि लेडिक सेल एंड्रोजन प्रोड्यूस करती है। और जो FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो सर्टोली सेल्स पर वर्क करता है, जो सर्टोली सेल्स क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है और स्पर्मायोजेनेसिस में हेल्प करती है। और जो लीडिक सेल है वो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करती है। अब याद कैसे रखें कौन सा हार्मोन किस सेल पर काम करेगा, तो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वर्क करेगा लीडिक सेल पर, L से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और L से ही लीडिक सेल। अगर बात करें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की FSH, तो वो वर्क करेगा सर्टोली सेल्स पर। FSH में आता है S, तो सर्टोली सेल्स स्टार्ट होती है S से, तो इसलिए ये भी याद रखा जा सकता है। तो एक बार फिर से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करता है जिससे कि दो हार्मोन रिलीज होते हैं, FSH और LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो करता है लीडिक सेल पर वर्क, लीडिक सेल से एंड्रोजन रिलीज होता है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। और FSH की अगर हम बात करें तो वो वर्क करता है लीडिक सेल पर, FSH वर्क करता है सर्टोली सेल्स पर, सर्टोली सेल्स स्पर्मायोजेनेसिस की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो एक बार देख भी लेते हैं हमें कैसे लिखना होगा। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी बाय द गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जो कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है। The increased level of gonadotropin releasing hormone stimulate the anterior pituitary, which then secrete the FSH follicle stimulating hormone and luteinizing hormone। FSH रिलीज होता है और luteinizing hormone ही LH रिलीज होता है। FSH stimulates सर्टोली सेल टू secrete some factor which help in spermiogenesis, जो कि spermiogenesis में हेल्प करते हैं। LH act on Leydig cell and causes the secretion of androgen, that is testosterone from testes, which in turn stimulate the process of spermatogenesis। लीडिक सेल स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करती है और FSH स्पर्मायोजेनेसिस में। ये देख लेते हैं एक बार इसका फ्लो चार्ट। एनसीईआरटी में ऐसा कोई भी फ्लो चार्ट नहीं दे रखा, लेकिन हम एक बार देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में अगर आता है तो आप एक बार फ्लो चार्ट बना कर आएँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज हुआ गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसने वर्क किया एंटीरियर पिट्यूटरी पर। एंटीरियर पिट्यूटरी ने दो हार्मोन रिलीज किए, LH और FSH। FSH ने वर्क किया सर्टोली सेल्स पर। सर्टोली सेल्स ने कुछ फैक्टर्स रिलीज किए जो कि स्पर्मायोजेनेसिस में हेल्प करेगा। स्पर्मायोजेनेसिस कौन सी प्रोसेस थी, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस स्पर्मायोजेनेसिस।
लीडिंग सेल ने वर्क किया टेस्टोस्टेरोन पर, यानी रिलीज की टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इससे क्या हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में हेल्प मिली। अब देखिए ये इनहिबिन हार्मोन का क्या वर्क है यहाँ पर। अब ये जो प्रोसेस होती है पूरी साइक्लिकल प्रोसेस होती है, कंट्रोल भी करनी पड़ती है। मान लीजिए स्पर्मायोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही है और वो ज़्यादा ना हो, लिमिटेड हो, तो इसी के लिए इनहिबिन हार्मोन होता है जो कि वापस जाकर हाइपोथैलेमस को इंडिकेट करता है या फिर रिलीज को रोकता है। जो हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट कर रहा था उसके लेवल को मैनेज करता है। ऐसे यहाँ पर भी ये नेगेटिव फीडबैक कहा जाता है इसे, यहाँ पे माइनस, ये माइनस, ये बताता है कि मान लीजिए कोई ज़्यादा हार्मोन रिलीज हो रहा है तो उसे कंट्रोल करने के लिए इनहिबिन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड एलएच प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है। तो चलिए एक बार एक और फ्लो चार्ट देखते हैं। ये है बिल्कुल सिंपल सा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, जहाँ से एलएच एक्ट ऑन लीडिंग सेल सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन विच इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और एफएसएच एक्ट ऑन सर्टोली सेल्स जो कि हेल्प करता है स्पर्मायोजेनेसिस में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन स्पर्मायोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। देखिए कितने सारे क्वेश्चन है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस पर, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ने भी इतने सारे क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। तो हमें यहाँ पर अभी दो प्रोसेस के बारे में डिफाइन करना है, स्पर्मायोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। तो चलिए देखते हैं एक बार। तो देखिए जो स्पर्मेटोजेनेसिस आप पढ़ेंगे वहाँ पर आपको तीन टर्म मिलेंगी जो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। पहली स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरी स्पर्मायोजेनेसिस एंड जो तीसरी होगी वो होगी स्पर्मिएशन। तो आप यहाँ पर ही इन तीनों का मतलब समझ लीजिए। तो जो सबसे पहली जो टर्म है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब जो स्पर्मेटोगोनिया है यानी कि मेल जर्म सेल है उससे स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है उससे कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मायोजेनेसिस, देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस के पीछे एक वर्ड आ रहा है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब कुछ भी फॉर्म करना, और ऐसे ही है स्पर्मायोजेनेसिस। स्पर्मायोजेनेसिस के पीछे भी एक वर्ड आ रहा है जेनेसिस, यानी कि कुछ फॉर्म होना। ऐसे ही स्पर्मायोजेनेसिस का जो मतलब है वो है स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना। इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मायोजेनेसिस। जो लास्ट वर्ड है वो है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन कोई भी किसी भी चीज़ के बनने की प्रोसेस नहीं है, ना तो इसके पीछे कोई जेनेसिस लग रहा है। तो स्पर्मिएशन एक वो प्रोसेस है जब स्पर्म फुली मैच्योर हो जाता है, फुली न्यूट्रिशन ले लेता है सर्टोली सेल से, और जब सर्टोली सेल्स को छोड़कर वास डिफरेंस की तरफ मूव करता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने की प्रोसेस, स्पर्मायोजेनेसिस यानी कि स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस, और जो स्पर्मिएशन है यानी कि जब स्पर्म सर्टोली सेल्स को छोड़कर वास डिफरेंस की तरफ मूव करता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मिएशन। एक बार देख लेते हैं स्पर्मायोजेनेसिस, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मायोजेनेसिस। स्पर्मिएशन की प्रोसेस, आफ्टर स्पर्मायोजेनेसिस sperm had become embedded in the Sertoli cells and are finally released from the semivestibule by the process called spermiation। तो ये थी, ये हम पहले भी पढ़ चुके थे जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था उसमें। ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ स्पर्म। स्पर्म का एक वेल लेबल डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो देख लेते हैं एक बार स्पर्म के डायग्राम को भी। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्पर्म के चार पार्ट होते हैं, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। जो पूरा स्पर्म होता है वो एक मेम्ब्रेन से कवर होता है जिसे कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं आप। इसके बाद अगर हम बात करें हेड की, तो हेड में पाया जाता है न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम। हेड के एंटीरियर पोर्शन पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कहा जाता है एक्रोसोम। एक्रोसोम्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं। एक्रोसोम का वर्क क्या होता है कि ये फर्टिलाइजेशन के टाइम पर जो ओवम की आउटर मेम्ब्रेन है उसे डिसोल्व करने में हेल्प करता है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो पाता है। जो सेकंड पार्ट है वो है नेक। नेक में क्या पाया जाता है, नेक में पाया जाता है सेंट्रियोल, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। जो इससे अगला पार्ट है वो है मिडल पीस। मिडल पीस में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि स्पर्म को मोटिलिटी के लिए पावर प्रोवाइड करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेमिनल प्लाज्मा। जो सेमिनल प्लाज्मा है उसके मेजर कंपोनेंट क्या है। सबसे पहले तो समझिए सेमिनल प्लाज्मा क्या है। सेमिनल प्लाज्मा जो ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं, यानी कि तीन ग्लैंड होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बर्बोयूथेरल ग्लैंड। इन तीनों ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है उसे कहा जाता है सेमिनल प्लाज्मा। एक और चीज़ समझिए कि सीमेन जो होता है, और सीमेन इज इक्वल टू स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, यानी कि सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म मिलकर दोनों सीमेन बनाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कैसे लिखना है, क्या लिखना है।
सीमेन प्रोड्यूस इन मेल्स इज कंपोज्ड ऑफ स्पर्म एंड सेमिनल प्लाज्मा, यानी कि स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा मिलकर बनाते हैं सीमेन। हमें तो यहाँ पर बताना है सेमिनल प्लाज्मा के बारे में, तो देखते हैं एक बार। सेमिनल प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये तीन ही ग्लैंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं, जिनका सिक्रेशंस को सेमिनल प्लाज्मा कहा जाता है। द मेजर component of the seminal plasma in the male reproductive system are म्यूकस, स्पर्मेटोजोआ एंड वेरियस सिक्रेशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स। इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है? म्यूकस, स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म, और वेरियस सिक्रेशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड, जितने भी ग्लैंड्स उनका सिक्रेशंस। द सेमिनल प्लाज्मा रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम, एस्कॉर्बिक एसिड एंड सर्टेन एंजाइम्स। जो सेमिनल प्लाज्मा होता है उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है और सर्टेन एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं स्पर्म के लिए बेनिफिशियल होते हैं, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इनके। इट प्रोवाइड नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन टू स्पर्म। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को। For PDF notes of this lecture and other study material, join Tricks 18 on Telegram, link given in description.